हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज 1 सितंबर। नया महीना, नया दिन। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आया। क्या क्या पूछ सकते हैं वो देखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। ठीक है। ये बेसिकली क्या रेजोल्यूशन है, उसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान को कि भी अपने कमिटमेंट्स पे रहिए, प्रिवेंट करिए टेरर ग्रुप्स को इन अफगानिस्तान, और उनको असिस्ट करने के हेल्प करिए कि ताकि सेफ इवैक्यूएशंस हो सके, निकाला जा सके उन अफगान नेशनल्स को जो छोड़ना चाहते हैं उस कंट्री को। उस रेजोल्यूशन ने ये भी डिमांड की है कि अफगान टेरिटरी को आप यूज़ मत होने दीजिए किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने में या अटैक करने में, या ना ही आप किसी टेररिस्ट को शेल्टर दीजिए, घर दीजिए, पनाह दीजिए, ना ही ट्रेन कीजिए, ना ही प्लान और फाइनेंस करने दीजिए टेररिस्ट अटैक्स को। ठीक है, ये दिस इज रेजोल्यूशन 2593। रेजोल्यूशन 2593 ने मेंशन वो भी किए इंडिविजुअल्स जो डेजिग्नेटेड है रेजोल्यूशन 1267 में। तो आपको रेजोल्यूशन 2593 इंपॉर्टेंट होता है कि क्या है ये रेजोल्यूशन। फिर रेजोल्यूशन 1267 होता है। बेसिकली रेजोल्यूशन 1267 जो यूएन का है, उसमें इंडिविजुअल्स को मेंशन किया गया है कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप हैं। ठीक है, बेसिकली तालिबान से ही रिलेटेड है। और एक तीसरा पॉइंट बनता है हमारे 1988। 1988 सेक्शन कमेटी के है जो तालिबान सेक्शंस को देखती है। इन सैंक्शंस में, इन कमिटीज में क्या सैंक्शन होता है? असेट्स फ्रीज, कि जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके असेट्स को फ्रीज कर दिया जाए, उन पे ट्रेवल बैन लगा दिया जाए। एक होता है तीसरा आर्म्स एम्बार्गो। आर्म्स एम्बार्गो मींस उनको एनहेंस ना करने दी जाए या उनकी ताकत ना बढ़ने दी जाए, आर्म्स का कंट्रोल किया जाए ना उनको सप्लाई हो सके और उनके जितने उनको भी हम छीन सके। तो बेसिकली क्या है ये सैंक्शन कमिटीज वगैरह? जून 2011 में सिक्योरिटी काउंसिल ने एनोनिमसली अडॉप्ट की थी रेजोल्यूशन 1988। रेजोल्यूशन 1988 हमने देख लिया है कि जो तालिबान पर सैंक्शंस लगाता है, हमने 2011 में इनको अडॉप्ट किया था, तो इसलिए बोला जाता है रेजोल्यूशन 1988 इन ब्रैकेट 2011। उसको एडॉप्शन करने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने जो लिस्ट बना रखी थी इंडिविजुअल्स की, उनको दो में डिवाइड कर दिया था। एक कर दिया था 1267, जिसमें कुछ टेररिस्ट ग्रुप रेजोल्यूशन 1267 में डाल दिए थे, और दूसरा था 1988 जिसमें ये तालिबान वगैरह के डाल दिए थे। ठीक है, ताकि दो में स्प्लिट कर दिया था। इस कमेटी में मेंबर्स कौन होते हैं? सारे मेंबर्स 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है 5 परमानेंट और 10 जो टेम्परेरी होते हैं। और जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस से होता है। जो करंट चेयर है, ये जो हमने पूरा का पूरा, ये अभी आप देख रहे हैं ना, रेड लाइन में भी लिखा है, और ये पूरा डेटा जो है ये UN.org, यूएन की साइट है, वहां से आपको निकल सकता है। जो करंट चेयर है टिल 31 दिसंबर 2021, वो है हमारे इंडिया के। ठीक है। इस रेजोल्यूशन में जो ये पास हुआ है 2593, इसमें जो है 2593 जो ये पास हुआ है, इसमें दो एब्सेंट रहे हमारे P5 कंट्रीज के, रशिया एंड चाइना। अब उनकी ऑब्जेक्शंस बहुत सारी थी, क्योंकि एक तो वो चाहते थे कि इस्लामिक स्टेट और उइगर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को भी स्पेसिफिकली नेम किया जाए इस डॉक्यूमेंट में। और भी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस उठाई थी उन्होंने कि यूएस ने 20 साल लगाए, क्या किया है क्या नहीं किया, किसका क्या रोल प्ले होगा, ये सैंक्शन बहुत जल्दी आ रही हैं, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, बहुत आप हाइप में लेके आए हैं, तो उतनी आपको जाके जानने की जरूरत नहीं है उनकी क्या क्या ऑब्जेक्शंस थी, सारी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक पेज वन पे था, बट जितना मैंने आपको ये नोट बना के दिए, ये अच्छी तरह सारी सैंक्शन, सारी कमिटीज आपको पता होनी चाहिए, अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना। पेज वन पे था कि इंडिया की जीडीपी का दिखा हुआ था कि उन्होंने 20.1% ग्रो किए इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। अगर हम कंपेयर करें, मतलब अप्रैल मई जून जो है 2021 का, हमने 20.1% ग्रो किया है। और लास्ट ईयर जो हमारा 2020 का अप्रैल में जून था, हमने 24.4% हमने, मतलब कॉन्ट्रैक्शन थी हमारे। देखिए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए इतना खुश मत होइए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, चाहे हमने 20.1% ग्रो किया है, मगर प्री पैंडेमिक लेवल्स, मतलब कोरोना से पहले की जो लेवल्स थे हमारे, उससे अभी भी हम बहुत नीचे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसमें आता है मेन पॉइंट्स कि हमें क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। जैसे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी क्या होता है, एनएसओ क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको 8 जनवरी का आप एनालिसिस सुनेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा व्हाट इज जीवीए, व्हाट इज एनएसओ। फिर उसके बाद एक दे रखा था वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी क्या होता है? उसमें बेसिकली मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूँ। दिस इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। अगर आपने नोट बनाना हो तो आप बना सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर सपोज करिए आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्टिंग पॉइंट से देखिएगा चल रही है, तो एकदम से डिक्लाइन करती है, बॉटम पे आ जाती है, फिर वो ऊपर से एक वी शेप मीन्स एकदम से ही इकोनॉमिक में ग्रोथ आना, और वो वही लेवल अचीव कर लेती है जहां वो पहले होती है। दैट इज कॉल्ड वी शेप। वी शेप का मतलब ये मत समझिएगा कि वो जेड शेप है। जेड शेप में क्या होता है कि इकोनॉमी जो है ग्रो करने के बाद जो पुराने लेवल है उसको भी क्रॉस कर जाती है और ऊपर चली जाती है, वो होता है जेड शेप।
वी शेप में क्या होता है कि जो अपने पुराने लेवल पे होती है ना, वो उस लेवल पे आ जाना। वी शेप का मतलब ये नहीं है कि पुराने लेवल को भी क्रॉस करके उससे भी आगे ज़्यादा बढ़ जाना, वो होता है ज़ेड शेप, ठीक है? उसके बाद हम पेज 1 पे थोड़ा-सा ये पैरालंपिक्स का देखिएगा, मरियप्पन सिल्वर इन मेंस हाई जंप, शरद कुमार उनको ब्रॉन्ज मिले। आपको ना भी उनके मेडल्स याद रहें तो याद रखना ये किस चीज़ में है। और सिंहराज अधाना ये पिस्टल में, ठीक है? फिर पेज 3 पे था ग्रीन कॉरिडोर्स के बारे में। देखिए ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ़ ये नहीं होता कि एक डेडिकेटेड आप बना दीजिए ट्रीज़ वगैरह के लिए। कहते हैं ना रोड्स के अलोंग साइड आप ग्रीन कॉरिडोर्स बना दीजिए जहाँ पे आप ट्रीज़ प्लांटेशन करें, जंगल्स बनाएँ। तो सिर्फ ये नहीं होता है, ग्रीन कॉरिडोर्स उनको भी कहा जाता है जब आप सपोज़ करिए आपको पता है ना आजकल जैसे हमने साउथ में भी देखा था, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होनी है तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना है या एक शहर से दूसरे शहर भी लेके जाना है, तो बेसिकली सिटी वाले क्या करते हैं पुलिस वाले ग्रीन कॉरिडोर बना देते हैं ताकि उस रोड पे कोई और ट्रैफिक नहीं चलेगा, सिर्फ एम्बुलेंस चलेगी, जल्दी पहुँच जाएगी। तो ग्रीन कॉरिडोर्स का बेसिकली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ उगाना, ग्रीन कॉरिडोर्स कई जगह यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद एक था उसमें टर्म फ्लोटिंग वाटर ड्रोन्स, ये क्या है? ये बेसिकली ऑटोनोमस ड्रोन्स होते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जैसे वेस्ट शार्क्स, एक्वा ड्रोन्स, ये बेसिकली वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं और क्लीन करने में हेल्प करते हैं रिवर्स को। मतलब पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं, क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग वाटर ड्रोन्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द रिवर्स। उसमें एक एडिटोरियल था आपने देखा होगा पूरा वो पाकिस्तान ने सेलिब्रेट करा है ये वो जानने की ज़रूरत नहीं है। एक डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इज़ ओवरड्यू। ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसी-ऐसी कॉम्प्रिहेंशन्स ही आती हैं। ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा आर्टिकल दे देंगे, उसे कुछ पैरास दे देंगे या कुछ पैरास बीच के दे देंगे या साइड के दे देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसी-ऐसी चीज़ें आपकी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। कोशिश करिएगा 1 या 2 बार पढ़ के समझने की इसको। फिर एक एडिटोरियल पे था 13th ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसका पूरा दे रखा था क्या है, क्या नहीं। देखिए अभी आप सितंबर में ना बहुत सारी समिट होने वाली है, ये भी होने वाली है, एससीओ भी होने वाली है। क्या पता सार्क का भी कुछ पता चले कुछ हो रहा है। तो अभी उसमें जब होगा तब देखेंगे। बट बेसिकली इंडिया ने क्योंकि इंडिया की चेयरमैनशिप में होने वाली है। इंडिया उससे पहले भी 2012 और 2016 में कर चुका है। थोड़ा-सा अपने ब्रिक्स के बेसिक्स जानने हैं तो 23 फेब का आप सुन लीजिएगा, आपको सारे बेसिक्स समझ आ जाएँगे। अभी जो 13th का क्या निकलता है, क्या बातें होती हैं, वो सितंबर 9 के बाद देखेंगे। फिर एक पेज 9 पे था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हमारे एम्बेसडर जो हैं कतर में, वो मिले हैं उनसे, तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड से, शेर मोहम्मद अब्बास, ये बल्कि हमारे आईएमए के पास आउट ही हैं। मैं आपको फिर वही कहूँगा तालिबान और इन सबको लेके कि वेट एंड वॉच, अभी जब सब कुछ कंसोलिडेटेड होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। पेज 9 पे था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लिए है। ओथ किस चीज़ की लेते हैं वो? कि निष्ठा टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स निष्ठा रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है? अब इनमें फर्स्ट टाइम क्या-क्या हुआ है कि 9 जजेस पहली बार हुआ है कि एक सिंगल स्ट्रोक में जिन्होंने ओथ ली है। उनमें 3 वुमेन हैं। वुमेन अब टोटल 4 हो गई हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन जजेस एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद ये हम वी शेप रिकवरी देख चुके हैं, आप बना सकते हैं इसको देख के। फिर उसके बाद चाइना म्यांमार का न्यू पैसेज बना है, लैंड एंड सी चैनल लिंकिंग द इंडियन ओशन विद द साउथ वेस्ट चाइना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये कैसे-कैसे चलेगा। देखिए बेसिकली ये आप सोचेंगे कि सिंगापुर से अगर चल रहा है तो वो तो बाय सी चलो म्यांमार पहुँच गया। फिर आदमी को क्या लगता है कि दूसरी कंट्री में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेल से जाएगा, ऐसा नहीं है, ये याद रखिएगा। सिंगापुर से वो जाएगा यांगन पोर्ट पे शिप में। उसके बाद वो यांगन पोर्ट से ना वो ट्रांसपोर्ट होगा रोड से, बाय रोड होगा लिनसेंग तक। लिनसेंग मीन्स जो चाइना के साथ उनका बॉर्डर है, म्यांमार का। और लिनसेंग से लेके वो यूनान प्रोविंस में जाएगा, क्या नाम है, चेंगडू में जाएगा, वो जाएगा वाया रेल, ठीक है? तो याद रखिएगा पहले सी से जाएगा, फिर रोड से जाएगा, फिर रेल से जाएगा। बहुत तरक्की कर रहा है चाइना। और इतना ही था आज, दैट्स इट फॉर टुडे। एक क्वेरी थी कि किसी ने मुझसे पूछा था कि सर कल जो एग्ज़ाम प्री हो गया होगा तो वो तो ऑलरेडी पेपर सेट हो गया होगा। देखिए आई थिंक 12th या 13th मई को अनाउंस हुआ था कि प्री पोस्टपोन हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब भी प्री पेपर सेट होता है वो होता है 25 टू 30 डेज़ या 20-25 डेज़ पहले। बट ये इस बार अनाउंस हो गया था 13th मई को कि पोस्टपोन हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने उस टाइम पेपर सेट कर दिया होगा। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ़ जून से पहले-पहले के ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएँगे। आप उस चीज़ की तैयारी रखिएगा क्योंकि अब आपका पेपर अक्टूबर में हो रहा है, वो अनाउंस हुआ था 12th मई को। 27th जून को एग्ज़ाम था, अगर ये 10th 12th जून को अनाउंस होता ना तो हम सोच सकते थे कि पेपर सेट हो गया होगा। बट 12th मई को हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम था, इतना पहले कभी भी सेट नहीं होता एग्ज़ाम। तो आई डोंट थिंक कि आपको छोड़ना चाहिए। और अगर इन केस अगर वो हो भी गया होगा तो मैं वैसे ही हमेशा कहता हूँ कि 1.5 साल पुराना तक आपको न्यूज़पेपर आना चाहिए अच्छी तरह। मतलब जिस दिन आपका प्रीलिम्स है उससे 1.5 साल पहले के आपके पास प्रीलिम्स के बहुत कंसोलिडेटेड नोट्स होने ही चाहिए। इसीलिए हमने जनवरी में शुरू किया था कि ना कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपके यहाँ से इसमें से कुछ भी ना निकले, ठीक है?
तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा वो भगवान के ऊपर छोड़िए, आप अपनी तैयारी पे पूरा फ़ोकस करिए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।